क्या गूगल ने मेटा डिस्क्रिप्शन को ख़त्म करने की तैयारी कर ली है? मेटा डिस्क्रिप्शन वही है जिसमें आप पेज या पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे कीवर्ड इंसर्ट करते हैं और उसे अच्छी सीटीआर अचीव करने के लिए बनाते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन को ख़त्म करने की तैयारी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी गूगल एक टेस्ट कर रहा है जिसमें वो एआई से सर्च रिजल्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन खुद लिख रहा है। शुरू में ये सिर्फ रेडिट रिजल्ट्स के लिए देखा जा रहा था, लेकिन अब आम वेबसाइट्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन गूगल खुद से ही लिख रहा है। अगर गूगल का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो आपकी मैनुअल लिखी हुई मेटा डिस्क्रिप्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब अब आपकी एसईओ टीम अगर मैनुअली या फिर चैट जीपीटी की हेल्प से मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रही है तो अब ये काम गूगल का एआई यानी जेमिनी करेगा। कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स जैसे कि पॉल शेपिरो, ब्रोडी क्लार्क और लैंडन मोरे ने हाल ही में गूगल सर्च में ये नया फॉर्मेट देखा है जिसमें उन्होंने पाया कि मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह एआई से लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इस टेक्स्ट के साथ एक छोटा सा जेमिनी का लोगो भी आता है जो ये बताता है कि ये डिस्क्रिप्शन एआई से जनरेट किया गया है। वैसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना हमेशा से एक लो वैल्यू एसईओ टास्क रहा है। अब चाहे कितनी भी मेहनत से डिस्क्रिप्शन लिखो, गूगल अक्सर उसे इग्नोर कर देता है और अपने हिसाब से आपके पेज से ही कोई और इन्फॉर्मेशन उठाकर सर्प के अंदर दिखाता है। अब गूगल का कहना ये है कि जब हम पेज का पूरा कंटेंट ही समझ सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन इंसान क्यों लिखे। एआई खुद ही ज़्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के लिए बना सकता है। ये कहा जा सकता है कि ये स्टेप गूगल के एआई प्रोजेक्ट्स जिसमें कि सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस एआई ओवरव्यू का ही नेक्स्ट स्टेप है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर गूगल खुद आपकी साइट का डिस्क्रिप्शन लिखने लगेगा तो आपके पास से ये कंट्रोल चला जाएगा कि आपका पेज सर्च रिजल्ट में किस तरह से दिख रहा है। वैसे एआई कभी कभी आपकी बात को गलत तरीके से भी दिखा सकता है या फिर ये हो सकता है कि ये उस डिस्क्रिप्शन को उतने इंटरेस्टिंग तरीके से ना दिखाए जिससे लोग उस पर क्लिक करें। तो इससे आपकी जो सीटीआर है कभी वो नीचे जा सकती है तो कभी बहुत ऊपर भी जा सकती है। यानी जब गूगल ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखी तो सीटीआर ऊपर चली जाएगी और अगर उसने थोड़ी सी इसके अंदर इग्नोरेंस दिखा दी तो सीटीआर नीचे चली जाएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या मेटा डिस्क्रिप्शंस ख़त्म होने वाले हैं? कई सालों से एसईओज इस बात पर बहस करते हैं कि गूगल उन्हें यूज़ ही नहीं करता है। अब ये ऑटो डिस्क्रिप्शन वाला सिस्टम अगर अप्लाई हो गया तो हो सकता है कि हमें अब मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत ही ना रहे और एसईओ का फोकस सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी और रेलेवेंस पर ही रहे। वैसे अगर एक यूज़र के हिसाब से देखा जाए तो शायद ये ठीक ही है क्योंकि गूगल का एआई यूज़र को हमेशा बेटर तरीके से समझता है। मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद अब बात करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की। क्या अब गूगल खुद बताएगा कि आपके बिजनेस प्रोफाइल को कैसे बेटर बनाया जाए? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गूगल एक नया इनसाइट फीचर टेस्ट कर रहा है जो ये बताएगा कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या अपडेट करना है, कैसे ज़्यादा रिव्यू लाने हैं और किन चीज़ों से आप अपनी प्रोफाइल पर ज़्यादा विजिटर्स को ला सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इनसाइट फीचर अब सिर्फ एनालिटिक्स नहीं दिखाता बल्कि एआई बेस्ड सजेशंस भी देता है ताकि आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को और बेटर बना सकें। इस इनसाइट फीचर के अंदर कुछ सजेशंस दिए गए हैं जैसे कि किस तरह से आप क्यूआर कोड को कस्टमर के साथ शेयर करके आसानी से ज़्यादा रिव्यूज़ ला सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रोफाइल में नए पोस्ट ऐड करके अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रख सकते हैं और कस्टमर्स के साथ इंगेज कर सकते हैं, और आपकी प्रोफाइल दूसरी सिमिलर प्रोफाइल के कंपैरिजन में क्या मिस कर रही है जिसे आप भी कर सकते हैं। जैसे आप फोटोज़ ऐड करके अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस थे और हो सकता है कि ये चेंज होते रहें और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकें। हालांकि ये इनसाइट फीचर नया नहीं है, लेकिन पहले जो इनसाइट टैब होता था वो सिर्फ एनालिटिक्स का डेटा दिखाता था, जैसे कि कितने व्यूज़ आए हैं, कितनी कॉल्स मिली हैं, कितने डायरेक्शन क्लिक्स हुए हैं। लेकिन अब गूगल ने इस फीचर को एडवांस्ड बना दिया है। अब ये फीचर सिर्फ डेटा नहीं दिखाता बल्कि उस डेटा के बेसिस पे एक्शनेबल टिप्स भी देता है। इससे छोटे बिजनेस ओनर जो एसईओ एक्सपर्ट नहीं हैं
उनके लिए ये फीचर एक तरह से पर्सनल बिजनेस कोच की तरह से काम करता है, और गूगल भी शायद यही चाहता है कि कैसे हर प्रोफाइल को बेटर बनाया जाए ताकि यूज़र्स को ज़्यादा एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। इसके साथ ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ही गेट गूगल क्यूआर का टैब भी कुछ प्रोफाइल्स के अंदर दिख रहा है, जिस पर क्लिक करके आप सीधा क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते। ये गूगल क्यूआर कोड का एक तरह से पूरा एक लोगो रहता है, या फिर आप जिसको एक तरह से इस तरह का फॉर्मेट रहता है जिससे आप सीधा अपनी शॉप पर, बिजनेस पर लगा सकते हैं, जिससे कस्टमर्स के लिए आपको रिव्यू देना आसान हो जाता है। तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इनमें से कौन सा फीचर एनेबल है, या फिर कोई भी फीचर एनेबल नहीं है, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एआई टूल्स, एआई ओवरव्यूज़ के आने के बाद से अब सवाल ये नहीं रहा कि आपका पेज गूगल या बिंग में रैंक करेगा या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या एआई आपके कंटेंट को अपने आंसर्स में इंक्लूड करेगा या नहीं। गूगल तो एसईओ से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी करता ही रहता है, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक नई गाइडलाइन जारी की है जो बताती है कि आपका कंटेंट एआई जनरेटेड आंसर्स में दिखेगा या नहीं। गूगल तो एसईओ से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी करता ही रहता है, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी की है जो बताती है कि आपका कंटेंट एआई जनरेटेड आंसर्स में दिखेगा या नहीं, और ये सब डिपेंड करेगा आपकी कंटेंट के स्ट्रक्चर और उसकी क्लैरिटी पर। माइक्रोसॉफ्ट की नई गाइडलाइंस बताती है कि एआई सर्च के दौर में एसईओ किस तरह से चेंज हो रहा है। अब बात सिर्फ बैकलिंक्स या कीवर्ड्स की नहीं रही, अब बात है स्निपेबिलिटी की, यानी आपका कंटेंट एआई के लिए कितना आसान है समझना और दिखाना। माइक्रोसॉफ्ट ने साफ कहा है कि एआई सर्च में रैंकिंग अभी भी होती है, लेकिन अब पूरे पेज की रैंकिंग नहीं होती है, बल्कि हर एक छोटे हिस्से की रैंकिंग होती है। मतलब अब ये मायने रखता है कि आपके पेज पे कौन सा पैराग्राफ, कौन सी हेडिंग या फिर कौन सा क्यूए ब्लॉक इतना अच्छे से साफ तरीके से लिखा गया है कि एआई उसे अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सके। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जिससे आप अपने कंटेंट को गारंटी के साथ एआई आंसर्स में ला सकें, लेकिन हाँ, अगर आपका कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, क्लियर है, लॉजिकली लिखा गया है, तो उसके एआई आंसर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बात करें ट्रेडिशनल सर्च की, तो विजिबिलिटी का सीधा मतलब होता था रैंकिंग लिस्ट में ऊपर आना, लेकिन अब एआई सर्च में बात पूरी तरह से बदल गई है। अब रैंकिंग का मतलब है एआई आपके कंटेंट का कौन सा हिस्सा उठाकर अपने आंसर में शामिल करता है। एआई असिस्टेंट्स जैसे कि बिंग का कोपायलट अब किसी एक वेबसाइट को टॉप पर नहीं दिखाता, वो कई वेबसाइट से छोटे छोटे हिस्से लेता है और उन्हें मिलाकर समराइज आंसर बना देता है, और ऐसा ही गूगल एआई ओवरव्यूज़ के साथ भी है। वो भी बहुत सी वेबसाइट से आंसर्स लेता है और उन्हें दिखा देता है। हालांकि क्योंकि हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बिंग और कोपायलट का एग्जांपल यहाँ पर दिया जा सकता है। तो अब आपको जो है पूरे पेज को ही ऑप्टिमाइज नहीं करना है, बल्कि हर पैराग्राफ को भी एआई फ्रेंडली बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं जो आपकी वेबसाइट को एआई आंसर में दिखाने में हेल्प कर सकते हैं। पहला तो ये कि टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और H1 में एक ही बात लिखें ताकि पेज का मोटिव क्लियर रहे। हालांकि ये वही चीज़ है जिसे हम पहले कीवर्ड बोला करते थे कि हमको डिस्क्रिप्शन में, H1 में और टाइटल में कीवर्ड ज़रूर इंक्लूड करना है। दूसरा ये है कि H2 और H3 हेडिंग में सिर्फ एक ही आइडिया रखें, मतलब एक जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वही बात करते रहें। मिक्स्ड टॉपिक से बचना चाहिए आपको। शॉर्ट क्यूए ब्लॉग्स या फिर छोटे पैराग्राफ्स लिखें ताकि एआई उन्हें सीधे कोट कर सके। इसके साथ ही लिस्ट, स्टेप्स और कंपैरिजन टेबल्स का यूज़ करें, लेकिन उनको ओवर यूज़ ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है JSON-LD स्कीमा ज़रूर लगाएं ताकि आपके पेज का स्ट्रक्चर साफ समझ में आए। स्ट्रक्चर डेटा के बारे में हम कई बार वीडियोस में बात कर चुके हैं कि एआई के अंदर जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी JSON-LD स्कीमा की बात ज़रूरी है, और स्कीमा ज़रूरी रहता है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि अगर आपका कंटेंट साफ है और स्ट्रक्चर्ड है तो एआई उसे अच्छे से पढ़ेगा और आंसर में शामिल करेगा। और माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी बताई हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। एक तो बहुत लंबी और बिना ब्रेक की टेक्स्ट वॉल्स ना लिखें, यानी कि बहुत लंबा लंबा कंटेंट ना लिखते जाएं, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें।
और ये भी बोला है कि जानकारी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको टैब्स या हिडन सेक्शंस में ना रखें। जैसे कि आप पेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टैब्स बना देते हैं और उसके अंदर हिडन में रख देते हैं। पीडीएफ के अंदर कोर इन्फॉर्मेशन कभी ना रखें। इमेजेस में इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ना डालें। ओल्ड टेक्स्ट या एचटीएमएल वर्जन ज़रूर बनाएं। अनक्लियर बातें ना लिखें, स्पेसिफिक डिटेल दें और बहुत सारे सिंबल्स या डेकोरेटिव पंक्चुएशन ना लगाएं। तो सीधा सा मतलब ये है कि एआई को क्लैरिटी चाहिए, क्रिएटिविटी आप सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वो गाइडलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट ने दी हैं जिनसे आप अपने पेज को एआई के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो कई बार हम इस बारे में बातचीत कर चुके हैं, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए।